वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज स्टूडेंट्स हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आधारित हैं जिस चैप्टर को हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। उस टॉपिक पर ये क्वेश्चंस आधारित हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और वेरियस कंपटीशन में पूछे जाने वाले ये सभी क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सभी इनको ध्यान से देखिए तो आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद आने लगेंगे। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। अब आप बताओ, एवोगाद्रो संख्या का मतलब आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो संख्या। याद है आपको? अब आप बताओ, किसी पदार्थ के एक मोल में, दूसरा ऑप्शन देखो, किसी पदार्थ के एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो आप कहोगे एवोगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब दूसरा आंसर सही है। अब किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार, 1 ग्राम अणुभार का मतलब भी 1 मोल होता है, तो 1 मोल में कितने अणु होंगे? तो यही अणु होंगे, तो हमारा सी ऑप्शन भी सही होगा। पहला वाला ऑप्शन देखो, सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर गैस। आपको पता है कि एनटीपी पर 1 मोल जो गैस होती है उसका आयतन कितना होता है? 22.4, मतलब 22.4 लीटर अगर आयतन है तो इसका मतलब मोल कितने हैं? 1, और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब विकल्प ए भी सही होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित होती है। विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो देखो, हमारा चौथा विकल्प क्या दिया है? उपरोक्त सभी। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? फोर्थ आंसर सही होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी खूब पूछा जाता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा? देखो, ऑक्सीजन ये एक तत्व है, इसका परमाणु भार होता है 16। ठीक है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। देखो, अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसका मतलब हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 1 मोल, है ना? 1 मोल ऑक्सीजन है। तो अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होती, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार होता है 16 ग्राम। तो आप बताओ, एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? तो 16 में किससे भाग दे देंगे? 6.023 गुणा 10⁻23 से। तो हमारा बी विकल्प हमारा सही होगा। हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। तो अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणा 10⁻23 होते हैं। तो इतने परमाणुओं का भार कितना है? 16 ग्राम। तो एक परमाणु का भार कितना होगा? 16/6.023 गुणा 10⁻23। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सामान्य ताप एवं दाब पर द्रव्यमान कितना होगा? आप बताओ,
सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होता है? आप बताओ। एनटीपी पर, एनटीपी मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस, सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन गैस, N2 गैस का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है? तो आप कहोगे 22.4 होता है। एनटीपी पर 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन कितना होता है? 22.4। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि N2 का अणुभार कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 × 14 बराबर कितना हो गया? 28 ग्राम। तो अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना नाइट्रोजन है? 1 मोल, है ना। तो अगर हम ऐसा लिखें कि 22, अगर हम इसको ऐसे लिखें 22.4 लीटर नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन या 28 ग्राम नाइट्रोजन एक ही चीज है ना। तो आप बताओ 1.12 लीटर नाइट्रोजन कितने ग्राम के बराबर होगी? तो आप क्या लिखोगे? 28 अपॉन 22.4 इंटू 1.12, ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.4 आएगा। कितना आएगा? 1.4। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सी विकल्प सही होगा। देखो, इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम ऑब्जेक्टिव के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर मुझ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस के 0.1 ग्राम का सामान्य ताप एवं दाब पर 28 मिलीलीटर आयतन है। ठीक है, 0.1 ग्राम का आयतन कितना है? 28 मिलीलीटर। तो इस गैस का अणुभार कितना होगा? तो आप बताओ। अणुभार जो होगा, अगर उसको ग्राम में ले लिया जाए तो उसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि 28 मिलीलीटर गैस का भार कितना होता है? 0.1। तो 22,400 मिलीलीटर कितने का भार होगा? तो आप बोलोगे 0.1 अपॉन 28 इंटू 22,400, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन में क्या किया? 28 इंटू 22,400 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो समझो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो 28 मिलीलीटर जो आयतन है, 28 मिलीलीटर आयतन है, उसका भार कितना है? 0.1 ग्राम। आपको पता है 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 22,400 मिलीलीटर होते हैं। पता है 22.4 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? 22,400 मिलीलीटर। तो 28 मिलीलीटर का भार है 0.1, तो 22,400 मिलीलीटर भार कितने ग्राम का होगा? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 800 बार कटेगा, और 800 को गुणा जब 0.1 में होगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसका मतलब इसका अणुभार कितना होगा? 80 होगा। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प हमारा सही होगा। सी विकल्प हमारा सही होगा। ध्यान से समझ में आ गया ना कि 28 मिलीलीटर का भार कितना है? 0.1। तो 22,400 मिलीलीटर का भार कितना होगा? तो आप क्या लिखोगे? 0.1 अपॉन 28 इंटू 22,400, सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 80। तो ये हमारा आंसर होगा, सी विकल्प हमारा सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें होती है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में वेरियस कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं। देखो जब भी आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें है, तो आप बताओ, आपको क्या निकालना है? मोल की संख्या निकाल लो। जैसे पहला विकल्प में तो बढ़िया है, NH4Cl का 1 मोल, मतलब यहाँ NH4Cl का कितना मोल है? 1 मोल, मगर बाकी सब में देखो मोल नहीं दिए हुए हैं। तो दूसरे विकल्प में देखो 2 मोलर M लिखा है ना, तो M का मतलब होता है 2 मोलर NH3, और आयतन कितना दिया है? 500 ml। ठीक है, तो मोलरता कितनी है? 2, और आयतन कितना है? 500।
इस 500 को हम बना देंगे किसमें, लीटर में। लीटर में बनाने के लिए हम किससे भाग देंगे, 1000 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा, 1 मोल। तो इसका मतलब इस दूसरे विकल्प का मतलब हुआ 1 मोल। तो यहां पर पहले वाले विकल्प में कितना मोल है, पहले वाले विकल्प में कितना मोल है, 1 मोल NH4Cl। दूसरे वाले विकल्प में भी 2 मोलर NH3 का 500 मिलीलीटर बोलो, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो आप बताओ 1 मोल में कितने नाइट्रोजन होंगे, तो आप बोलोगे 1 मोल में 6.023 गुणा 10 की घात 23 तो होंगे अणु, और उस अणु में है एक नाइट्रोजन। तो इसका मतलब पहले वाले विकल्प में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले वाले विकल्प में, खुद से सोचो, पहले वाले विकल्प में हमारे नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणा 10 की घात 23। दूसरे वाले विकल्प में भी देखो एक नाइट्रोजन परमाणु है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणा 10 की घात 23 हो जाएगी ना। और अब आप तीसरे वाले विकल्प में देखो, तीसरे वाले विकल्प में दिया है NO2 के 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु। इसका मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु का मतलब 1 मोल। तो तीसरे वाले विकल्प में भी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु, क्योंकि जितने अणु होते हैं उतने ही इसमें परमाणु होंगे नाइट्रोजन के। मगर जब हम चौथे विकल्प पर जाते हैं तो देखो चौथे विकल्प में क्या है, एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन, तो ये भी 1 मोल है, मगर यहां नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, 1 मोल में 2 परमाणु हैं, तो मतलब 1 मोल में अणुओं की संख्या तो होगी 6.023 गुणा 10 की घात 23, मगर नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो इसका मतलब हमारे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के परमाणु किसमें मौजूद हैं, हमारे डी विकल्प में मौजूद हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा, मैं बोर्ड पर सॉल्व कर दूंगा और समझा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आते जा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होंगे, किसमें होंगे, बताओ ये संख्या किसके बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है ना। तो देखो इस विकल्प में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये पहला वाला विकल्प में नाइट्रोजन के 2.8 नहीं है, बल्कि कितना है, नाइट्रोजन के 28 ग्राम है। तो आप बताओ नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा कितनी है, 28। नाइट्रोजन का अणुभार भी कितना होता है, 28। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 मोल। और जब 1 मोल निकालोगे तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला आंसर सही होगा। बाकी में मोल निकाल लीजिएगा, किसी में भी मोलों की संख्या 1 मोल नहीं आएगी, 1 मोल से कम आएगी। तो बाकी सभी में अणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10 की घात 23 से कम होगी, उसके बराबर नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर 2.8 की जगह कितना लिख दें, 28, 28 इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में 2.8 नहीं है, गलत छपा हुआ है, 28 ग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, अणुओं की संख्या, तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। देखो एनटीपी पर 15 लीटर 22.4 से कम है, तो इसका मतलब इसमें मोल की संख्या कितनी होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, यहां तो 15 लीटर है। तो इसका मतलब इसमें सॉल्व करिएगा तो मोलों की संख्या 1 मोल से कम आएगी। दूसरे वाले में देखो 5 लीटर, तो ये भी 1 मोल से कम आएगी। यहां पर 10.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो ग्राम में मात्रा कितनी है, 10.5, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5.25 मोल आएगा, कितना आएगा, 5.25 मोल। तो पहले वाले में मोल कितने हैं, 1 से कम। दूसरे वाले में मोल कितने हैं, 1 से कम। तीसरे वाले में मोल कितने हैं, तीसरे वाले में मोल है 5.25 मोल, ठीक है। और चौथे वाले में आप खुद से देखो, चौथे वाले में ग्राम में मात्रा कितनी है, 10, और अणुभार ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। तो ये भी किससे आएगा, 1 से कम आएगा। तो आप देखो इसमें मोल 1 से कम, इसमें मोल 1 से कम, इसमें मोल 1 से कम, मगर इस वाले में कितने मोल थे, 5.25। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें है, तीसरे वाले में। तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या भी किसमें होगी, तीसरे वाले में। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी विकल्प हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है,
अब आप बताओ अणुओं की संख्या अधिकतम किस में है? तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें अणु ज्यादा होंगे। आप हर एक को मोल में निकालिएगा। देखो पहले वाले का मोल कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे ग्राम में मात्रा 44, अणु भार भी होता है 44, तो पहले वाले में कितने मोल है? 1। दूसरे वाले में निकालिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 48/48 करोगे तो दूसरे वाले में भी मोल कितने आएंगे? 1। पहले विकल्प में 1 मोल है, दूसरे विकल्प का मतलब भी 1 मोल है। तीसरे वाले विकल्प में देखो हाइड्रोजन का ग्राम में भार है 8 और अणु भार होता है 2, सॉल्व करेंगे कितने मोल आ जाएंगे? 4। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा विकल्प है उसमें मोल कितने हैं? 4, और चौथे विकल्प में मोल कितने हैं? 1। तो आप बताओ मोल सबसे ज्यादा किस में है? तो आप बोलोगे तीसरे विकल्प में। तो जिसमें मोल होंगे ज्यादा उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा आंसर सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.8 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा सही करिएगा, 1.8 ग्राम H2O है, मैं लिखना भूल गया वहां पे। 1.8 ग्राम H2O में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताओ। तो आप बताओ 1.8 ग्राम H2O, तो मोल कितने हो जाएंगे? पदार्थ का ग्राम में भार 1.8 और H2O का अणु भार कितना होता है? 18। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल, तो जल के कितने मोल हो गए? 0.1 मोल। और आपको पता है जल में एक होता है H जिसका परमाणु भार होता है 1, 2 होते हैं H और एक होता है ऑक्सीजन जिसका परमाणु भार होता है 8। तो इसका मतलब जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो आप बताओ आपके पास अणु कितने हैं? तो 0.1 में किससे गुणा करिएगा? 0.1 में किससे गुणा करना है? 0.1 तो थे मोल, जब हम इसमें गुणा करेंगे 6.02 गुणा 10 की घात 23, तो ये निकल आएंगे अणु, और फिर इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो निकल आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए आंसर होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणा 10 की घात 23। हमारा विकल्प आंसर कौन सा सही होगा? ए आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिएगा आपसे सॉल्व करने की। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं बोर्ड पर बताऊंगा करके, तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? 200 मिलीग्राम CO2 के 10 की घात 21 अणुओं को पृथक करने पर CO2 के मोलों की संख्या कितनी होगी? बचे हुए मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा पहला। अब पहला कैसे होगा ये मैं बोर्ड पर सॉल्व करके बताऊंगा। इन 10 क्वेश्चनों में से यदि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पे अगर नहीं आ रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर सॉल्व करके ही बताऊंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये आपको फटाफट आते हैं। आप बताओ वायु क्या है? तो आप बोलोगे वायु यौगिक नहीं है, वायु मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। वायु क्या होता है? मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, CO2 गैस का, इन सभी का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। देखो नीचे लिखा भी है इसका आंसर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि वायु लिखा हुआ है वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का समांगी क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्व कौन सा है? देखो चीनी, चीनी मतलब C12H22O11, ये एक यौगिक है। वायु, वायु एक मिश्रण है। दूध में वसा होता है, जल होता है, ये भी एक मिश्रण है। हीरा, हीरे में केवल और केवल क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन। तो हीरा एक क्या है? तत्व है। हमारा आंसर कौन सा होगा? सी विकल्प हमारा होगा। हीरा क्या है? कार्बन से बना हुआ है। हीरा आंसर देख लीजिए लिखा हुआ है हीरा, क्योंकि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हीरा एक क्या होगा? तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसमें 2 तत्व हैं? देखो चाय, चाय में कई सारे तत्व रहते हैं। एग्जैक्टली चाय का कोई सूत्र नहीं है, कॉफी का कोई सूत्र नहीं है, मगर आप ध्यान रखिए चाय में कई सारे तत्व हैं। चीनी, चीनी में अभी हाल बताया C12 है, H22 है, O11 है।
तो इसमें 3 तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मगर जब हम बात करते हैं जल की, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। आप बताओ, इसमें एक H है और एक O है, तो इसमें 2 तत्व हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। इसमें 2 तत्व किसमें मौजूद हैं, जल में मौजूद हैं। देखो आंसर पढ़िए इसे, लिखा है, देखो क्या लिखा है, जल H2O में H और O उपस्थित है, इसलिए जल में ही केवल और केवल 2 तत्व मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नैनो उपसर्ग दर्शाता है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 होता है, तो आंसर कौन सा होगा, 10⁻⁻9। ये जो ऐसा निशान लगा हुआ है, ये पावर का निशान है। 10⁻⁻9 को हम क्या बोलते हैं, नैनो। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 लीटर में घन सेंटीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ घन सेंटीमीटर। तो आप बताओ 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दोगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। 3 तो था ही, 10 किससे गुणा हो जाएगा तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा पहला, 10 टू दी पावर 4 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर है। द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, किलोग्राम है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 मीटर बराबर 10⁻³ तो 10⁻³ क्या है, तो आप बताओ। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर हम कहें 1 मीटर बराबर 100 × 10 मिलीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 100 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ तो मात्रक क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। तो आपसे यही पूछा है कि यदि 1 मीटर बराबर 10⁻³ हो तो ये 10⁻³ है क्या, तो आप आंसर दोगे कि ये क्या है, मिलीमीटर है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। 17वां क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं हिंट कर रहा हूं और आंसर भी बता दे रहा हूं, सॉल्व आप कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान बताओ। तो आपको देखो सूत्र क्या पता है, C/5 बराबर F - 32/9। ये सूत्र पढ़ा है। इसमें C का मान कितना रख दीजिएगा, 10। C का मान कितना रखिएगा, 10। तो 5 से 10 में भाग जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 18 बराबर F - 32। 32 को उस तरह लेके जाओगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी हमारा आंसर सही होगा। 10 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। एक एएमयू का मान कितना होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है। एक एएमयू का मान होता है 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV का पूरा नाम होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक एएमयू बराबर 931 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक समीकरण को निम्न में से किस नियम के लिए संतुलित किया जाता है। देखो आपको पता है कि हम H2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो हमको मिलता है H2O। ठीक है, मान लो। तो अब आप बताओ, इस समीकरण में हम ये संतुलित कर रहे हैं, यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, तो ये संतुलित हम इसलिए करते हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इस द्रव्यमान, अभिकार और उत्पाद के बराबर होने का मतलब है कि अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर दे, संतुलित कर दे। रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में से किस नियम के लिए संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो जाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप इसे। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण संतुष्ट करने के लिए संतुलित किया जाता है। किसको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए ही संतुलित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल में H और O का अनुपात कितना होता है। तो जल में देखो 2 H हैं और 1 ऑक्सीजन है, ये 2 × 1, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 16।
तो 2:16 या कहें तो 1:8। ये हमारा आंसर होगा कि जल में H और O का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। अब हम बात करते हैं, ये देखो लिखा भी है, जल H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लोगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, करने की पहले कोशिश करिएगा, वरना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन का नंबर बता देना है। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब इस वीडियो के बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि अब जो विलयन होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, जो कि 11th के टॉपिक के साथ साथ 12th का भी टॉपिक है। तो उस टॉपिक को या आने वाले अब जो आपके 6 वीडियोस हैं वो मैं रोज सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा। रोज, इसमें कोई गैप नहीं होगा, रोज सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा। ये टॉपिक 11th के साथ साथ 12th क्लास का भी टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं स्पेशली इस टॉपिक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो कल से आप मेरे वीडियोस जो है वो रेगुलरली सुबह 8 बजे देखेंगे, 6 वीडियो तक। उसके बाद वीडियो का पैटर्न कब होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।